हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिहेवियरिज्म इन डिटेल। देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो लेक्चर है और इसके आने वाली जो सीरीज है, राइट, बिहेवियरिज्म की जो सीरीज है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तब आप अपना समय इसमें डिवोट करें। ओके, सो अगर आप कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवीएस हो, सीटेट हो, कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, किसी भी तरह की टीचिंग एग्जाम में बिहेवियरिज्म की जो लर्निंग थ्योरीज है वो पूछी ही जाती हैं, सबसे पहली चीज। फिर हमारा नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है एजुकेशन का, वो तो उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही। पेपर 1 जो है उसमें भी लर्निंग के बारे में, लर्नर और लर्निंग से रिलेटेड जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट है उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन से द सेलिब्रिटी टॉपिक ऑफ एनी टीचिंग एग्जाम। सो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस लेक्चर सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आपके सामने हैं, गिव मी अ सेकेंड। यस, क्या पढ़ने वाले हैं हम? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म। हम बिहेवियरिज्म के बारे में बात करेंगे कि वो है क्या। अब देखिए, बिहेवियरिज्म पर बात करने के लिए बहुत लोग आपके सामने होंगे, जो बिहेवियरिज्म पर बहुत सारे वीडियो भी आपने देखे होंगे कि क्या है, कैसा है, ये सब बताएंगे। ठीक है, बट हम जिस लेवल तक पढ़ने वाले हैं वो आपको पहुंचाएगा किसी एग्जाम के इंटरव्यू तक। ठीक है, नेट के इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा, प्लस जब आप अगर बिहेवियरिज्म से रिलेटेड कोई रिसर्च भी करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको हेल्प करेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसे पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल लेवल तक। प्रैक्टिकल लेवल का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? प्रैक्टिकल लेवल का मीनिंग ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक टेबल पर जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन ज्यादा लगता है, आपको लगता है जो पढ़ लिया इस टेबल पर बैठ करके वो सब कुछ याद हो गया। टेबल पर नहीं, मतलब उस टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो, राइट, टेबल पर बैठने से मतलब ये हम ऊपर बैठे हुए हैं। या फिर मैं आपसे ये कहूं कि आपने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज खाई होगी जिसको खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई और वो इतनी खराब हुई कि फिर आपका मन उठ गया उस चीज से, है ना। ऐसा मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली पानी पूरी को लेकर के हुआ है। तो अभी मैं पानी पूरी देखती भी हूँ तो मुझे तबीयत खराब होने लग जाती है, या बहुत डर लगता है, मन तो करता है कभी, बट डर लगने लगता है कि नहीं नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, छोड़ो, और मैं छोड़ देती हूँ उसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आती हैं। इसमें ये जो भी कुछ आपने सीख लिया है ये उसी बिहेवियरिज्म की अप्रोच की लर्निंग थ्योरीज के थ्रू आती हैं। अब आप अगर रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा जो लेक्चर है हमारा इसमें, राइट। सो बने रहिए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है, आपको भी लगता है कि हाँ एक टेबल है जहाँ पर मुझे ज्यादा पढ़ने में मन लगता है, कोई चीज खाने के बाद अब तबीयत खराब हो गई थी, अब अगर ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है आपका तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ओके, देन बात करेंगे फिर हम की एजम्पशन की, राइट। की एजम्पशन मतलब कि ये बिहेवियरिस्ट लोगों का मानना क्या है, क्या सोचते क्या है ये, उससे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बिहेवियरिज्म पर कोई भी क्वेश्चन लिखना। क्योंकि हमारे जो लेक्चर है वो बीएड एमएड वाले भी देखते हैं, है ना। अक्सर आप लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि मैम नोट्स और थोड़ा इसके बारे में गाइड कीजिए। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर लेक्चर लेकर के आए हैं। नोट्स भी रहेंगे, साथ ही आप जो है अपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे इसके बाद। फिर बात होगी 3 अप्रोचेस ऑफ लर्निंग इन बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के वो 3 कौन से अप्रोच हैं जिससे कि बिहेवियरिज्म क्या बोलता है कि लर्निंग कैसे होती है, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे टाइमलाइन की। द मोस्ट मोस्ट मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है इसका, ये होने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा बिहेवियरिस्ट, ये कौन से बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने कौन सी ईयर में कौन सा एक्सपेरिमेंट करा, कौन सी बुक लिख दी, ये अक्सर पूछा जाता है।
राइट तो ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरीज ऑफ बिहेवियरिज्म बहुत डिटेल में लेंगे, एक एक करके कौन कौन सी थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं अभी रिवील नहीं करूंगी मैं। ओके सो चलिए विदाउट एनी डिले अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट इज बिहेवियरिज्म। ठीक है तो बिहेवियरिज्म क्या है? मनोविज्ञान का एक अप्रोच है। ठीक है बिहेवियरिज्म इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट emphasizes the study of observable behavior rather than the internal mental processes। मतलब क्या हुआ कि व्यवहारवाद ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को आपको समझना है तो उसके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो वो कर रहा है उसको स्टडी कीजिए और आप उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। वो कैसे सीखता है, अगले क्षण जो कोई चीज होगी तो वो उसमें कैसा व्यवहार करेगा ये आपको पता पड़ जाएगा। राइट ये तो बोलते हैं और क्या नहीं करने को बोलते हैं कि इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सी सिचुएशन में वो कितना उदास हो जाएगा, कब वो रोने लगेगा, राइट क्यों वो रोने लगा, ये सारी चीजें आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके व्यवहार को स्टडी करना है और आप उसके बारे में जान पाएंगे। वो कैसे सीखता है, उसकी सोच क्या है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर से जो दिखता है उसी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि बस यही है बिहेवियरिज्म। देखिए इसमें और आप ऐड कर पाएंगे जब आप उनकी एजम्पशंस को समझेंगे। ठीक अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं क्योंकि हम देख रहे होंगे आपके पूरा नोट्स वाइज हम लोग ले करके चल रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं व्हाट इज बिहेवियरिज्म और की एजम्पशन पर डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा लेक्चर 2 जो होने वाला है उस पर हम अप्रोच ऑफ लर्निंग इन बिहेवियरिज्म की बात करेंगे और फिर टाइमलाइन और लिस्ट में हम थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करेंगे। डिटेल में एक एक थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है तो ये जो आपके सामने कंटेंट है इसको 2 लेक्चर में हम लोग लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सबसे पहला फर्स्ट की एजम्पशन ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज अ प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये जो बिहेवियरिस्ट ये जो व्यवहारवादी लोग हैं इनका ये मानना है कि जो प्राइमरी चीज है किसी भी व्यक्ति को समझने की, मनोविज्ञान में अगर किसी भी व्यक्ति को आपको समझना है तो आप उसके व्यवहार उसके बिहेवियर को स्टडी कीजिए। राइट क्यों? क्योंकि वो मेजरेबल है, वो ऑब्जर्वेबल है, आप उसकी नाप तोल कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं रेदर देन द सब्जेक्टिव मेंटल स्टेट। राइट क्योंकि मेंटल स्टेट कोई व्यक्ति के क्या विचार चल रहे हैं जानना बड़ा मुश्किल है, कैसे इमोशंस में है वो। कई बार हम नेगेटिव इमोशंस में होते हैं बट लोगों के सामने हंस रहे होते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति के बारे में समझना है और अगर उसके मेंटल स्टेट को लेकर के आप समझने वाले हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट और इट कैन बी इनएक्यूरेट, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है बट आप उसके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट कैन बी मोर एक्यूरेट। ठीक है विच आर, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो थॉट्स इमोशन एंड बिलीव्स है ना इनको समझना, ठीक है, इनको प्रैक्टिकली प्रूव करना, इनको क्वांटिफाई करना ये बहुत डिफिकल्ट है, एक इम्पॉसिबल सी चीज है। ठीक है अभी देखिए आपने ही देखा होगा कई बार हम कुछ अजीब सी खबरें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, 5 रुपए के लिए किसी ने किसी की जान ले ली, है ना। तो उस समय उसके दिमाग में क्या इमोशन था, और वही व्यक्ति हो सकता है जो अभी किसी ने 5 रुपए किसी के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया हो कि अच्छा चलो ठीक है जाने दो, या वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने गया हो 5 की जगह 10 दे करके आ गया हो। बट अभी एक सिचुएशन ऐसी कि उसने 5 रुपए के लिए किसी की जान तक ले ली है। तो ये इमोशन, ये थॉट्स का जो खेल है ना ये बड़ा मुश्किल है। तो ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर बात करें वो ज्यादा सही है क्योंकि वो मेजरेबल है, इट्स एम्पेरिकल। ठीक है आप उसको प्रैक्टिकल करके प्रूव कर सकते हैं। इट्स एन इम्पेरिकल, इट्स नॉट एन आइडिया। इम्पेरिकल का क्या मतलब है? नॉट एन आइडिया, आइडिया नहीं है भैया, प्रूफ किया है हमने, प्रैक्टिकल किया है। ठीक है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रैक्टिकल। ओके आई होप समझ में आ रही होंगी अभी तक चीजें।
अगर समझ में आ रही है तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और यस, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस शेप बिहेवियर। ये कह रहे हैं कि जो आपके आसपास का माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो जो है आपके बिहेवियर को शेप करता है। ओके, माहौल इज इक्वल टू योर व्यवहार। जैसा व्यवहार, जैसा माहौल वैसा व्यवहार, राइट क्या कह रहे हैं ये? अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय देयर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस रेदर देन बाय देयर इननेट कैरेक्टरिस्टिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स। कह रहे हैं कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, वो आपके जीन पर, आपके अनुवांशिकता पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि आपके आसपास के वातावरण पर करता है, वातावरण पर करता है। ठीक है, इसको कैसे समझे हम? देखिए, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो एक उसके पेरेंट्स डॉक्टर रहे, ठीक है, पढ़े लिखे अच्छे, बहुत ज्ञानी परिवार से रहे वो, ठीक, तो जाहिर सी बात है ज्ञान के कुछ तत्व तो जेनेटिक फैक्टर उस बच्चे में भी आए होंगे, ठीक है, अच्छी मॉरल फैमिली से आने वाले। अब उस बच्चे ने अपनी दोस्ती कर ली है चोरी चकारी वाले लोगों के साथ, बेकार बच्चों के साथ उसका उठना बैठना है, जिनकी मॉरल वैल्यूज डाउन है। तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ गया जेनेटिक कैरेक्टर का, क्या फर्क पड़ा इननेट जो उसे बचपन से जो मिले, क्या फर्क पड़ा उससे? अंततः तो वो वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसे लोगों के बीच में वो बैठ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपनी संगत अच्छी रखनी चाहिए, जैसी संगत में रहेंगे वैसा ही लोग हमें पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। चोरों के बीच में रहेंगे तो लोग चोर ही समझेंगे, ऐसा कहा जाता है, बट उसके पीछे का रीजन यही है, क्योंकि जैसे लोगों के बीच में हैं आप, वैसा आपका व्यवहार होता चला जाएगा। ठीक है, सो बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, particularly through the process of classical conditioning, operant conditioning and social learning। इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं व्यवहारवादी कि आप जो है आप इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन से समझते हैं, और उस इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन में ये 3 प्रोसेसेस होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशन की, जो कि थर्ड है, लर्निंग ऑकर्स थ्रू कंडीशनिंग। ये कह रहे हैं कि कंडीशनिंग से, हाँ, लर्निंग ऑकर थ्रू कंडीशनिंग मतलब कि अनुकूलन से। ये कह रहे हैं व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट, कह रहे हैं कि अनुकूलन से लर्निंग होती है। So behaviorists argue that primary mechanism of learning is through conditioning। अनुकूलन होता है तभी आप कोई चीजें सीखते हैं, which involve forming association between stimuli, right? आपका जो रिस्पॉन्स है, आपका जो व्यवहार है, वो या तो किसी उद्दीपक स्टिमुलाई से जुड़ा हुआ है, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसे आने वाले लेक्चर्स में, राइट? या फिर आपका जो बिहेवियर है वो उस बिहेवियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पर डिपेंड करता है, जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं? देखिए, एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में हमने बात की है, डिफरेंस क्रिएट किया है उनके बीच में। आप चाहें तो आपको चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा, राइट? सो सीखेंगे कैसे, सीखते कैसे हम? अनुकूलन से, कंडीशनिंग से सीखते हैं। अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेटेड है तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर रिस्पॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड है एक दूसरे से तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, राइट? बाय अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस बिहेवियरिस्ट बिलीव इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर। और इन्हीं चीजों को लेकर के मानना है कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले क्षण ये क्या करेगा, या उसके व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं,
Yes, learning through conditioning. I think some mistake happen. Yes, animal behavior can inform ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पर आप इसको फोर्थ ले लें, ठीक है। एनिमल बिहेवियर कैन इन्फॉर्म ह्यूमन बिहेवियर। इनका ये कहना है कि जो एनिमल्स का जो बिहेवियर है, जानवरों का जो व्यवहार है, उससे हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलती है। Behaviorists often study animal behavior as a way to better understand human behavior, right? So व्यक्तियों या इंसानों के व्यवहार को समझने के लिए बिहेवियरिस्ट अक्सर एनिमल्स पर स्टडी करते हैं। अपने आने वाली लर्निंग थ्योरीज में हम समझेंगे भी। दे अज्यूम दैट द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर आर सिमिलर अक्रॉस द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज में सेम होते हैं। दैट फाइंडिंग्स फ्रॉम एनिमल रिसर्च कैन बी जर्नलाइज्ड टू ह्यूमन। तो इनका ये मानना है कि एनिमल्स पर आपने जो भी काम किया है वो बिल्कुल फिट बैठता है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, ये इनका मानना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं की एजम्पशन ऑफ बिहेवियरिज्म। द फोकस ऑन एम्पेरिकल मेथड्स, वही एक्सपेरिमेंट के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान है, ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को एज अ प्रूफ लेकर के आके फिर अपनी बात को साबित करना चाह रहे हैं। बिहेवियरिज्म एम्फसाइज द यूज ऑफ एम्पेरिकल मेथड्स सच एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी बिहेवियर। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने अपनी रिसर्च की क्लासेस में पढ़ा है ना, डिटेल में। दिस अप्रोच वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइबल डाटा एंड सीक्स टू एस्टेब्लिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर दैट कैन बी टेस्टेड एंड रेप्लिकेटेड। कहने का मतलब ये है कि हर जो व्यवहार एक व्यक्ति कर रहा है उसे ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हैं, और ये उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जिसे ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर सकें, जो ऑब्जेक्टिव हो, जिनकी कुछ वैल्यू हो, जिनकी कुछ क्वांटिटी हो, ठीक है। एंड क्योंकि अगर हम एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज प्रूफ करते हैं तो हमें पता है रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जर्नलाइजेशन, ठीक है, तो हम उसे अलग उसका उस स्टडी का यूज हम और भी लोगों पर कर सकते हैं, अलग सिचुएशन और भी लोगों में कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, जर्नलाइजेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, यस, जस्ट अ सेकेंड, इट्स अ सिक्स्थ वन, या यस, द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट, ये जो है ये आप यहाँ पर डालिएगा सेवंथ। द रोल ऑफ री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट। री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में क्या कहता है बिहेवियरिस्ट। सो बिहेवियरिस्ट के जो फोकस है वो कहता है कि भाई री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिस्ट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ री इन्फोर्समेंट, आइदर इट कैन बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर। तो कह रहे हैं कि किसी को प्रोत्साहित करके पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से या फिर पनिशमेंट दे करके हम किसी के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, उसको शेप कर सकते हैं, राइट। दे बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। सो किसी व्यक्ति ने क्या व्यवहार किया, उसके बाद आप उसे किस तरीके का उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, उसी पर कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करेंगे कि अगली बार अब वो ये काम करने वाला है या नहीं करने वाला है, ठीक है। विच कैन बी मैनिपुलेटेड टू इंकरेज डिजायर्ड बिहेवियर एंड डिस्करेज अनडिजायरेबल वन। सो इनका कॉम्बिनेशन में बैलेंस्ड फॉर्म में यूज करके रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट का हम बिहेवियर, कुछ अच्छे बिहेवियर्स को बढ़ा सकते हैं और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यस, पैरिसमोनी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैरिसमोनी क्या है, किसी चीजों को सिंपल सरल तरह से रखना, है ना, चीजों को सरल रखना, दैट इज अ पैरिसमोनी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड वन। ये एक्चुअली में अगर आप इसे साइकोलॉजी में देखने जाएंगे तो और कुछ अलग तरह से, बट उसका जो कोर मतलब निकल करके आएगा वो चीजों को सिंप्लीफाइड रखना, ये बिहेवियरिस्ट की एक सबसे बेसिक वैल्यू मानी जाती है, ठीक है, कि वो चीजों को सिंपल रख करके जो भी जानकारी निकालना चाहते हैं वो निकालते हैं।
जैसे कि बिहेवियरिस्ट वैल्यू सिंप्लिसिटी एंड पैरिसमोनी इन देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। सो वो बिहेवियरिस्ट जब भी बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उसे सिंपल रखना चाहते हैं, सरल रखना चाहते हैं। They argue that complex mental constructs are often unnecessary to explain behavior, and the focusing on observable behavior and their relationship with the environmental factor provides a more straightforward and testable approach. कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस है, वही जैसे हमने बात की ना, इमोशन, एंगर एंड ऑल, राइट, ये इनकी स्टडी करना अननेसेसरी है अगर आपको बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो बिहेवियर कैसे डिसाइड होता है, आपके आसपास इन्वायरमेंट में उस समय क्या चीजें हो रही हैं, आप लंबे समय तक किस इन्वायरमेंट में रह करके आए हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि एक व्यक्ति की परवरिश, एक व्यक्ति एक ऐसे माहौल में रहता हुआ आया है कि उसके घर में सभी लोग शांत है, कोई गुस्सा भी करता है बाहर का तो वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उस जिस बच्चे की उस परिवार में परवरिश हुई है, तो क्योंकि उसके एनवायरनमेंट आसपास का वैसा रहा है, तो आगे आने वाले समय में वो भी वैसा ही व्यवहार रखने वाला है। अगर उसके आसपास कोई उसे डांट रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो रिबेल नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी परवरिश इस तरह से हुई है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहा है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप, इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे इसकी, लर्निंग थ्योरी, तो आपको और समझ में आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि मेंटल स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे फैक्टर, जैसे इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी के भी बिहेवियर को जो है पन्ने पर उतार सकते हैं कि आने वाले समय में ये ऐसा बिहेव करेगा, ऐसी सिचुएशन में ये ऐसा बिहेव करेगा। ठीक है, जो कि टेस्टेबल चीजें रहेंगी, जिसको आप प्रूव भी कर पाएंगे। ठीक, तो ये आज के लेक्चर की बात हुई। हालांकि लगभग देखिए ना, कोशिश करते हुए भी जल्द से जल्द समेटने की कोशिश में भी काफी समय निकल गया, अराउंड 20 मिनट्स इसमें लग गए। नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा इसके बाद, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं 3 अप्रोचेस की, एंड देन फिर हम बात करेंगे टाइमलाइन, और एक निगाह में थ्योरीज देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। So thank you so much for joining this session. Soon we will meet into the next session, and best of luck. Bye.